नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मंजू और इस वीडियो में बात करूंगी बच्चों में होने वाले एसिडिटी एंड हार्टबर्न के बारे में, साथ ही इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और हमारे साथ बने रहें। यहाँ ये ध्यान देने की बात है, एसिडिटी एंड हार्टबर्न सिर्फ बड़ों में नहीं होते हैं बल्कि ये बच्चों में ही बहुत कॉमन है। और इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है GERD, जिसको हम लोग गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि GERD क्या होता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ क्या है, क्यों इसके कारण एसिडिटी या हार्टबर्न होता है। तो इसको समझने से पहले आप ये समझें कि हमारा जो पेट है, स्टमक है, उसके साथ एक खाद्य नली जिसको हम लोग इसोफेगस कहते हैं वो जुड़ी रहती है, उसके साथ कनेक्टेड रहता है। और जो इसोफेगस है और जो स्टमक है उसके बीच में एक स्फिंक्टर होता है, वॉल्व होता है, जो क्या करता है, जो अगर उसका काम ये है कि अगर पेट में जो भी खाने का पदार्थ जा रहा है, कंटेंट जा रहा है, उसको बैक फ्लो रिफ्लक्स होने से रोकता है, इसोफेगस में जाने से रोकता है। लेकिन GERD के केस में क्या होता है कि ये वॉल्व है, जो ये स्फिंक्टर है, किसी भी कारण से ये रिलैक्स हो जाता है, ये लूज़ हो जाता है, जिसके कारण खाने का जो कंटेंट जो ऑलरेडी स्टमक में है वो बैक फ्लो होने लगता है, रिफ्लक्स हो जाता है, जिसके कारण एसिडिटी और हार्टबर्न होता है। इन केस ऑफ वेरी यंग चिल्ड्रन, अगर बच्चे का एज 1 साल से कम है तो इस केस में उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो फुली डेवलप नहीं होते, इनमेच्योर रहते हैं। सेम इसी तरह जो स्फिंक्टर जो कनेक्ट करता है इसोफेगस और स्टमक को, वो भी फुली तरह से डेवलप नहीं होता है, जिसके कारण फूड जो मिल्क वो पी रहे हैं वो रिफ्लक्स होकर इसोफेगस में जाता है और इसके कारण उनको हार्टबर्न या एसिडिटी होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, बच्चे का एज 1 साल से ज़्यादा का है तो क्या है ट्रिगरिंग फैक्टर जो कि रिफ्लक्स करता है, जिनके कारण बच्चों को गैस्ट्राइटिस, एसिड और हार्टबर्न होता है। तो पहला है बच्चे का ओवरवेट। बच्चे का अगर वेट ज़्यादा है तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है रिफ्लक्स होने का। दूसरा है अगर बच्चा कोई भी कैफीन प्रोडक्ट ले रहा है, फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट ज़्यादा खाता है तो भी ट्रिगर करता है। थर्ड है बच्चा कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक ले रहा है तो भी ट्रिगर करता है। साथ में देखा गया है कि बहुत सारे बच्चों को मिल्क से एलर्जी होता है तो वो भी एक गैस्ट्राइटिस, गैस होने का, हार्टबर्न होने का बहुत बड़ा कारण है। कुछ खाने का सब्सटेंस ऐसे हैं जो कि गैस फॉर्मिंग है, जैसे ब्रोकली हुआ, कॉलीफ्लावर हुआ, बीन्स हुआ, तो ये सब चीज़ भी ट्रिगर करता है रिफ्लक्स होने का, गैस्ट्राइटिस, हार्टबर्न और एसिड होने का। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में, क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं अगर बच्चे को रिफ्लक्स डिजीज़ है तो। कोलिकी पेन, हार्टबर्न, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, ये तो देखने को मिलते ही हैं। साथ में परसिस्टेंट कफ, रिकरेंट वॉमिटिंग और बैड ब्रीथ, ये भी देखने को मिलते हैं। इसका कारण ये है कि अगर पेट का जो भी कंटेंट है वो स्टमक से इसोफेगस में जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, जिसके बच्चे को हमेशा वॉमिटिंग टेंडेंसी होता है, परसिस्टेंट कफ होता है इरिटेशन की वजह से, और बैड ब्रीथ होता है। उसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि बच्चा कुछ भी खाना नहीं चाहेगा, वो खाना को रिफ्यूज़ करेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। अगर यही रिफ्लक्स डिजीज़, गैस्ट्राइटिस लॉन्ग लास्टिंग रहा तो इनका जो ग्रोथ है वो भी हैम्पर करेगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में। अगर बच्चा का एज 1 साल से कम का है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वो फुली डेवलप नहीं होता है, तो जब भी बच्चे को आप फीड कराएं उसके तुरंत बाद आप बच्चे को बर्पिंग कराएं। बर्पिंग का मतलब होता है कि बच्चे को अपराइट पोजीशन में अपने पीठ पे लेके उनके पीठ को सहलाएं, थपथपाएं। ये काम आप 10 से 15 मिनट तक करें ताकि बच्चे का जो गैस फॉर्म कर रहा है वो गैस ना फॉर्म करे, एसिडिटी ना हो। साथ ही बच्चे को आप स्मॉल मील दें एट फ्रिक्वेंट इंटरवल और तुरंत बच्चे को फीड कराने के बाद ना लेटाएं, उसको आप बर्पिंग 10 से 15 मिनट तक करें ताकि उसको गैस ना फॉर्म। और अगर बच्चे का एज 1 साल से ज़्यादा का है तो जो भी उसका ट्रिगर फैक्टर है, जैसे कि वेट अगर ज़्यादा है तो वेट कंट्रोल करें, कैफ़ीन से उसको प्रॉब्लम रहता है, कैफ़ीन, चॉकलेट ना दें, कोल्ड ड्रिंक्स ना दें, कोई भी गैस फॉर्मिंग सब्सटेंस ना दें। तो ये कुछ इसका प्रिवेंशन। अब हम लोग बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसके ट्रीटमेंट को हम लोग 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किए हैं। पहला है एंटासिड, दूसरा है H2 ब्लॉकर और थर्ड है PPI, जिसको हम लोग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कहते हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं एंटासिड के बारे में। तो यहाँ ये ध्यान देने की बात है, अगर बच्चे का एज 6 साल से कम का है तो इस केस में एंटासिड नहीं देते हैं हम लोग, इसको अवॉइड करते हैं। बेटर है आप इस केस में एंटी फोमिंग एजेंट दें, जो कि है सिमेथिकॉन, जो मार्केट में आपको ड्रॉप के फॉर्म में मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोलिकेट ड्रॉप के फॉर्म में या कोलिजा डी ड्रॉप के फॉर्म में। मैंने एक वीडियो बनाया है एंटी फोमिंग एजेंट पे, कोलिजा डी पे, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं H2 ब्लॉकर के बारे में, जो कि है रैनिटिडीन, फैमोटिडीन।
जो मोस्ट कॉमनली H2 ब्लॉकर यूज़ होता है वो है रेनिटिडीन। सिरप रैंटेक जो बच्चों में मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, मार्केट में इजीली मिल जाता है, वो हम लोग देते हैं। लेकिन यहाँ ये ध्यान देने की बात है, आप इसको नोट कर ले, रेनिटिडीन अभी वो बैन हो चुका है क्योंकि इसमें एक ऐसा केमिकल मिलता है जो है NDMA। ये केमिकल है जो कि कैंसर कॉज करता है। सो रेनिटिडीन जो है इट हैज़ बीन बैंड बाय द गवर्नमेंट ड्यू टू द कैंसर कंसर्न। तो इसको अभी आप ना दें, रेनिटिडीन को ना दें। इसके बदले में आप फैमिटिडीन दे सकते हैं जो कि फैमटेक 40 आता है एडल्ट के लिए और बच्चों के लिए आता है फैमटेक 20। अब हम लोग बात करते हैं PPI के बारे में जो कि है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये सबसे सेफ ड्रग माना गया है बच्चों के भी केस में, बड़ों के भी केस में। ये क्या करता है कि एसिड का जो फॉर्मेशन होता है उसको कम कर देता है। और सबसे अच्छी बात क्या है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का कि इसको हम लोग दिन भर में एक ही बार देते हैं। ये 24 आवर काम करता है। और आप जब भी PPI को दें हमेशा 20 से 25 मिनट पहले दें, खाने से 20 से 25 मिनट पहले दें। जो मोस्ट कॉमनली PPI यूज़ होता है इन केस ऑफ चिल्ड्रन वो है लेंसोप्राजोल, ओमेप्राजोल और इसोमेप्राजोल। ये हम बच्चे के बॉडी वेट को ध्यान में रख के देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लेंसोप्राजोल के बारे में। तो लेंसोप्राजोल आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है जूनियर लेंजोल के नाम से, जो कि ओरली डिस्पोजेबल टैबलेट है। इसको भी हम लोग बच्चे का बॉडी वेट को ध्यान में रख के देते हैं। अगर बच्चा का वेट 30 kg से कम का है तो हम लोग 15 mg देते हैं ओरली डिस्पोजेबल टैबलेट। अगर बच्चा का वेट 30 kg से ज़्यादा है तो हम लोग उसको 30 mg 30 mg ओरली डिस्पोजेबल टैबलेट हम लोग देते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ओमेप्राजोल के बारे में जो कि आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है सैशे के फॉर्म में, ओमेज इंस्टा सैशे, जिसमें कि 20 mg ओमेप्राजोल होता है। ये सैशे भी हम लोग बॉडी वेट को ध्यान में रख के देते हैं। अगर बच्चा का वेट 10 kg से कम का है तो हम लोग 1/4 ओमेज इंस्टा देते हैं 20 ml ऑफ वाटर में। अगर बच्चा का वेट 10 kg से ज़्यादा का है तो उस केस में हम लोग हाफ सैशे देते हैं इन 20 ml ऑफ वाटर। अगर बच्चा का वेट 30 kg से ज़्यादा का है तो हम लोग फुल सैशे देते हैं इन 20 ml ऑफ वाटर में। सेम इसी तरह से इसोमेप्राजोल है जो कि आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है सैशे के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल नेक्सप्रो जूनियर सैशे जिसमें कि 10 mg इसोमेप्राजोल होता है। इसको भी हम लोग बच्चे का बॉडी वेट को ध्यान में रख के देते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं और कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज है तो आप ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।